नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। क्लास मस्त चल रहा है और हर एक क्लास कॉन्सेप्ट के साथ कराया जा रहा है। बढ़िया से एनसीईआरटी के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ वीडीएफ आराम से मिल ही रहा है आप लोग को। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी हो रहा है। आज का जो हम लोग क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज वाइज करते चलते हैं। ठीक है, चलिए लो अब देखा जाए शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के बारे में परिचय वरिचय करा दिए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपका दो महाशक्ति उभरा था, एगो रूस संघ, एगो सोवियत संघ था, एगो अमेरिका था। ठीक है, दो महासंघ आपका निकला, मतलब दो शक्ति, और दोनों में होड़ लगा था कि बड़ा कौन है बड़ा कौन है। क्यूबा जो तुम्हारा देश था उस पर अपने पकड़ जमाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जब तो वो क्यूबा वाला देश था, वहाँ पे पकड़ जमाने के सब देश वो दोनों देश आपस में उभरे हुए थे। और धीरे धीरे और दोनों जब परमाणु देश आपस में मिले, मतलब युद्ध के लिए आमने सामने आए, तो ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध भयंकर होगा। लेकिन फिर कुछ देशों ने आपस में मिल करके और सुलह कराया, जिससे जा करके ये खत्म हो गया। मिसाइल संकट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? तो क्यूबा के जो बोले तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? तो क्यूबा में मिसाइल इसलिए क्यूबा में जो सोवियत संघ ने मिसाइल रखा था, परमाणु मिसाइल ला के रख दिया था अपना, तो उसके लिए जो अमेरिका था वो नाराज था कि बोल रहा था नहीं तुम अपना यहाँ से हटाओ। ठीक है, बोल रहा था यहाँ से अपना हटाओ, इसलिए वो मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या और पढ़ रहे थे हम लोग ने। उसके बाद हम लोग देखे थे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। फिर हमने देखा था शीत युद्ध क्या है। फिर है, ठीक है, उसके बाद हम आज देखने वाले क्या हैं, तो आज हम देखने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या देखने वाले हैं? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो स्टार्ट किया जाए यहाँ से। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यहाँ से आज पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तब तक देखो, हम लोगों ने पिछला मिसाइल संकट पढ़ा था। ठीक है, उसका देखते शीत युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध जब शुरुआत हुआ तुम्हारा, शीत युद्ध जिस टाइम शुरुआत हुआ उस टाइम कौन कौन से थे? तो दो गो महाशक्ति था, एक था तुम्हारा सोवियत संघ, दूसरा था तुम्हारा अमेरिका। तो उसी से रिलेटेड भी तुम्हारा ये भी टॉपिक तुम्हारा उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते और आराम से समझते हैं, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी भी तैयार होती जाए। दो महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने अपने प्रभाव दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अब दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? एक तुम्हारा सोवियत संघ था, एक तुम्हारा अमेरिका था। ठीक है, दुनिया दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और अपने दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। देखो, जब दो गो आपस में बड़ा बड़ा लोग युद्ध करता है, जिसे महाभारत हुआ था ना, जिस टाइम महाभारत हुआ था उस टाइम भी जो आसपास के छोटे बड़े राज्य थे, उनको या तो कौरवों के साथ मिलना था या तो पांडवों के साथ मिलना था। क्यों? कि जो भी पक्ष मजबूत रहेगा वो पक्ष, चाहे जो भी पक्ष शक्तिशाली रहेगा वो पक्ष जीतेगा, तो उनका जो हार, मतलब जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिल सकता है। लेकिन अगर वो हार गए तो उनको तो एक तो पहले अपने राज्य से हाथ धोना पड़ जाता, और दूसरा उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार था वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो आप लोग सब कोई जानबे करते हैं कि क्या क्या होता है हारे हुए राजा के साथ, आपने पूरा देखा। इसीलिए बाबू, यहाँ पे भी वही हो रहा था कि जब देश दो गुटों में बट रहा था युद्ध के समय, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ लोग एक शक्ति की ओर जा रहे थे, कुछ लोग दूसरे महाशक्ति की ओर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? इसलिए जा रहे थे कि ताकि आने वाले टाइम में जब युद्ध हो तो युद्ध के बाद उनकी अपनी सुरक्षा उनसे प्रदान हो सके, जो महाशक्ति थे ना वो उनकी सुरक्षा कर सके। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति के साथ गुटों के प्रभाव से बच सके। ठीक है, चलो आगे देखो। परस्पर विरोधी गुट के अपेक्षाकृत छोटे देश ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया था। देखो, जो छोटे छोटे देश थे, अब जो तुम्हारे छोटे छोटे देश थे, मान लीजिए छोटे छोटे देश तुम्हारे कौन कौन से थे वहाँ के आसपास के, तो तुम्हारे छोटे छोटे, जैसे तुम्हारा उस टाइम पे आ गया जर्मनी, तुम्हारा आ गया यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब बेलारूस, ये सब टर्की वर्की, ईरान वीरान, ये सब तुम्हारे छोटे मोटे जो देश थे, वो आप अपने आसपास या तो कोई सोवियत संघ से जुड़ गया या फिर कोई तुम्हारा अमेरिका से जुड़ गया।
मतलब जब दो गुट में बटा देश पूरा विश्व, तो लोग आपस में बट करके और अपने हिसाब से जो शक्तिशाली था, जो उनके लिए सही था, उनके साथ वो जुड़ गए। तो जुड़ गए तो उसका नतीजा क्या निकला, और वो जुड़े क्यों, तो अपने निजी हित में जुड़े। अपने निजी हित मतलब सर, तो निजी हित यही कि अगर आने वाले फ्यूचर में उनका हार हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए उनको ज़्यादा दिक्कत ना सहना पड़े, ठीक है। तो इसलिए वो निजी हित में और उनके साथ जुड़ गए, ठीक है। अब चलो आगे देखो, जुड़ाव के इस्तेमाल, अच्छा ठीक है। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला, ठीक है। सुरक्षा का वादा मिला कि अगर हम जीतते हैं तो मतलब हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने का पूरा वादा करते हैं, ठीक है। हथियार एवं आर्थिक मदद भी मिला, हथियार भी मिला और आर्थिक मदद भी मिला, ठीक है। इन देशों की अपनी पड़ोसी देश से होड़ थी। ये जो देश थे उनको अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। जैसे अभी चाइना का भारत से होड़ है कि कौन आगे जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, ठीक है। इसे ही उस टाइम पे और थी, कौन बढ़िया देश से मतलब कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, किसके साथ हम जाएं, किसके साथ जाएं, कौन बढ़िया है, इसलिए होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमे में बट जाने जाने का खतरा पैदा हो गया। देखो महाशक्ति जब दो भाग में बट गया, तब वहां से तुम्हारा जो पूरा दुनिया था वो दो भाग में बंटने का तैयार हो गया, ठीक है। महाशक्ति के, अरे इधर गए, यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ बाबू, तो ये जो विभाजन है वो सबसे पहले कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश में अमेरिकी के पक्ष लिया, जबकि पूर्व के यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये पश्चिमी खेमे पूर्वी गठबंधन भी कहलाए। देखो जो तुम्हारा यहाँ पे, अब देखो जो तुम्हारा अधिकतर देश है, जैसा अमेरिका का, जो तुम्हारा अमेरिका है, अमेरिका पक्ष ले लिया। अधिकतर तुम्हारे देशों ने जो पश्चिमी यूरोप थे, पश्चिमी यूरोप का अधिकतर देश, पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो किधर चले गए, वो तुम्हारे अमेरिका के पास चला गया और अमेरिका का पक्ष ले लिया। और जबकि पूर्वी यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो किस में चले आए तुम्हारे, तो तुम्हारे आ गए सोवियत खेमे में, ठीक है, सोवियत संघ में। तो इसलिए ये खेमा पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं, ठीक है। पूर्वी गठबंधन में कौन कौन आता है, तो पूर्वी गठबंधन में तुम्हारे आ जाते हैं सोवियत संघ, ठीक है। और पश्चिमी गठबंधन में कौन आते हैं, तो तुम्हारे आ जाते हैं अमेरिका। मतलब दो खेमे में तुम्हारा पूरा विश्व बट गया था, एक पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा। पश्चिमी खेमा मतलब सोवियत संघ, पश्चिमी खेमा मतलब अमेरिका, और पूर्वी खेमा मतलब सोवियत संघ, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को संगठन के रूप दिया। पश्चिमी जो तुम्हारा गठबंधन था वो स्वयं को संगठन के रूप में दिया। और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो की स्थापना हुई। 1949 में किसकी स्थापना हुई बाबू, तो नाटो की स्थापना हुई। एक बात को याद रखिएगा, नाटो जो तुम्हारा है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में, ठीक है। जिसमें 12 देश शामिल थे। टोटल देश इसमें कितने थे बाबू, तो 12 थे। इस संगठन ने घोषणा की, एक मिनट रुक जाओ, कि उत्तरी अमेरिका अथवा पूर्वी इन देशों के, कहा गया, हाँ, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, अभी महाकाल ग्रुप बड़ा नाम में चल रहा है गैंग वैंग में, तो ऐसा गैंग का नहीं बोल रहा है, मतलब ऐसा कोई भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें कोई भी एक प्रॉफिट होता है तो सबको बराबर बंटता है ना। उसी तरह अगर कोई लॉस होगा तो सब कोई बराबर उसको भरेगा भरेगा ना। उसी प्रकार उस टाइम भी यही था कि अगर ये जो नाटो देश है उसमें जितने 12 आपके सदस्य हैं, अगर किसी देश के साथ, तो उन 12 सदस्यों में से कोई एक के साथ भी अगर युद्ध होता है, तो युद्ध वो 12 देशों के साथ माना जाए कि ये तुम्हारा जो युद्ध है ये इन 12 देशों के साथ छेड़ दिया गया है, तो 12 देश मिलकर उससे युद्ध करेंगे। तो नाटो तुम्हारा जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसे वही है, ठीक है। चल, अरे नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। नाटो में जितने भी देश शामिल हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि कहा गया, वारसा संधि। पूर्वी गठबंधन को क्या कहा गया, वारसा संधि। और पश्चिमी गठबंधन को क्या कहा गया, तो नाटो संधि, ठीक है। याद रखना, पश्चिमी जो तुम्हारा गठबंधन है वो नाटो संधि है। उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में, एक सेकेंड,
हाँ 1949 में टोटल सदस्य कितने थे, तो 12 सदस्य थे, ठीक है। और वार्सा संधि जो है इसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, और उसका अगुवाई कौन कर रहा था, तो उसका अगुवाई करता अमेरिका, इसका अगुवाई सोवियत संघ वार्सा संधि की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल सभी यूरोप नाटो में शामिल देशों का यूरोप का मुकाबला करना, नाटो में जो शामिल यूरोप देश है उनका मुकाबला करना इसका काम था, ठीक है। अब देखो, अब फिर तुम्हारा समझाते हैं इस मूवी का स्क्रिप्ट क्या है। ये जो तुम्हारा मूवी चल रहा है अभी शीत युद्ध का दौर, इस मूवी में हो क्या रहा है, इसमें जो तुम्हारे दो ध्रुवीयता का तुम्हारा आरंभ हो रहा है, मतलब एक तुम्हारा ध्रुव बोले तो एक तुम्हारा ध्रुव हो गया यूरोप अमेरिका, दूसरा हो गया तुम्हारा सोवियत संघ। दो खेमा में पूरा विश्व बट चुका है, दो खेमा में। अब जो इसके आस पास आ रहे हैं या तो इधर चले जा रहे हैं या तो इधर चले जा रहे हैं, बीच में कोई नहीं रहा है। या तो कोई सोवियत संघ के पास चला जा रूस के पास अमेरिका के पास चला जा रहा है, कोई सोवियत संघ के पास चला जा रहा है, कोई ना कोई किसी किसी के पास चला जा रहा है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो ग्रुप बना लिया उसका नाम रख दिया नाटो, जिसका स्थापना 1949 ईस्वी में हो गया। उसमें टोटल सदस्य कितने थे, 12। उसका हेड कौन था, तो अमेरिका था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इसका काम क्या था, अगर इसमें से या फिर कोई भी देश इन 12 में से कोई एक पर भी अगर हमला कर देता है तो समझेंगे कि 12 पर हमला हुआ है और या 12 मिलके एक साथ उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाटो का था। और जो तुम्हारा सोवियत संघ का जो तुम्हारा रूस का था, ये कौन सा था बाबू, इसका नाम एक सेकंड देख ले फिर से, हम थोड़ा गायब हो गया नाम वो, वारसा संधि। जो तुम्हारा वर्षा संधि हुआ था, वारसा संधि, तो वारसा संधि का क्या लक्ष्य था, ये जो तुम्हारे नाटो देश है, ये जो तुम्हारे नाटो, इनके ऊपर पकड़ बनाना, मन के इनको काबू करना। तो तुम्हारे पश्चिमी गठबंधन वाला ये है नाटो, और तुम्हारा पूर्वी गठबंधन वाला ये है वारसा संधि, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना है। चलो आगे देखो। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। देखो शीत युद्ध का जो दौर था, शीत युद्ध का जो तुम्हारा टाइम था, शीत युद्ध के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन था उसका निर्धारण कैसे होता था, तो महाशक्तियों की जरूरत से। किससे होता था बाबू, महाशक्तियों की जरूरतों एवं छोटे देशों के लाभ हानि से, लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तानातनी का मुख्य आंकड़ा यूरोप बना। तो जो महाशक्ति तुम्हारा कौन सा था, एक सा था तुम्हारा अमेरिका, दूसरा कौन था, सोवियत संघ। तो इसका बोले तो अगर युद्ध हो रहा है तो एगो अखाड़ा है, एगो तो मैदान चाहिए ना, कुरुक्षेत्र चाहिए, जैसे महाभारत में हुआ था। तो उस टाइम का कुरुक्षेत्र कौन बना तुम्हारा, तो बना पूरा यूरोप बना था, ठीक है। चलो कुछ ही के मामले में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों को अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ देशों पे ताकत लगाया, कुछ देशों पे जोर जबरदस्ती किया कि तुम मेरे गुट में शामिल हो, नहीं शामिल होगे तो तुम्हारे साथ ये करेंगे। मतलब कोई अगर किसी कोई चीज़ का सप्लाई कर रहा है तो वो बंद कर दिया, कहा कि तुम हमारे देश में हमारे ही गुट में शामिल हो, ठीक है। कुछ देशों ने अपने ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने दखलंदाजी इसका उदाहरण है। अब पूर्वी यूरोप में तुम्हारा सोवियत संघ की जो दखल अंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत का संघ ने यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। सोवियत संघ ने क्या किया, किस में अपना मतलब जो पावर है उसका इस्तेमाल किया, तो यूरोप में क्या इस्तेमाल किया, अपना पावर इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देश में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा, यूरोप का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा किसके पास है, तो सोवियत संघ के पास था। और पश्चिमी हिस्सा किसके पास था, तो वो तुम्हारे अमेरिका का पास था, ठीक है। तो जो तुम्हारा पूर्वी हिस्सा सोवियत के दबदबे में रहे, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि जो तुम्हारा यूरोप था वो जब तुम्हारा दो खेमों में बट गया, जो तुम्हारा महाशक्ति थे जैसे अमेरिका था और जो तुम्हारा सोवियत संघ था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पावर के साथ उनको अपने अंडर कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर दिया। अगर जो राय से आ गया राय से, और जो नहीं आया वो लात से, जो बात से आया वो बात से, और जो नहीं आया वो लात से, किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद का यूज करके वो अपने में मिला ही लेते थे, ठीक है।
अब जो तुम्हारा देश था यूरोप था वो तुम्हारा अखाड़ा बन चुका था, उसमें वो दो भागों में बट गया था। एक तुम्हारा बन गया था पश्चिमी यूरोप और एक तुम्हारा बन गया था पूर्वी यूरोप। जो तुम्हारा पश्चिमी यूरोप था उसके पास था तुम्हारा अमेरिका। तो अमेरिका जब पश्चिमी यूरोप के नज़दीक होगा तो उसने कब्जा किस पे कर लिया, पश्चिमी यूरोप पे। और पूर्वी यूरोप पे किसने कब्जा कर लिया, तो सोवियत संघ ने, ठीक है। कब्जा किया मतलब उन देशों को अपने साथ मिलाया और उन देशों के साथ अपने साथ मिला करके और युद्ध के लिए मतलब प्रेरित किया, युद्ध के लिए करने के लिए उनको शामिल किया, ठीक है। अब चलो ओ आगे बढ़ो। पश्च- पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, ठीक है। पश्चिमी एशिया में क्या किया उसने, गठबंधन का तरीका। इन गठबंधनों ने दक्षिणी यूरोपीय संधि संगठन, इन गठबंधनों ने दक्षिण पूर्व किधर कह रहे, हाँ, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन SEATO और केंद्रीय संधि संगठन CENTO कहा जाता है, ठीक है। जो अमेरिका ने तुम्हारा पश्चिमी एशियाई देशों से संगठन बनाने का प्रयास किया, उनके साथ बनाने का तरीका अपनाया, उसमें कौन सा था, तो SEATO था एक, और दूसरा था SCENTO, सेंटो कहा जाता है, ठीक है। इनके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देश में संलग्न उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ मजबूत संबंध मजबूत किए। देखो तुम्हारा जो अमेरिका था उसने क्या किया कि तुम्हारे पश्चिमी एशियाई है उनके साथ संगठन बसाना स्टार्ट कर दिया। पहला जो संगठन पूर्वी दक्षिण पूर्व के साथ बना वो क्या था तुम्हारा, तो तुम्हारा था सीटो था SEATO, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है। और सेकेंड जो तुम्हारा बना वो केंद्रीय संधि संगठन था, मतलब सेंटो, ठीक है। अब देखो इसका जो इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने क्या किया, साम्यवादी चीन ने इन क्षेत्रों को के देशों को संलग्न उत्तरी वियतनाम। अब जो एक तो तुम्हारा अमेरिका क्या किया, जो तुम्हारा पश्चिमी एशिया का वाला क्षेत्र था उसको अपने मिला लिया, उससे अपना ग्रुप बना लिया। तब उसके बाद सोवियत संघ ने क्या किया, तो सोवियत संघ ने किया क्या कि तुम्हारा जो उत्तरी वियतनाम है उसको, कोरिया है उसको उत्तरी कोरिया, ठीक है, और इराक के साथ अपना संबंध बना लिया, मतलब उन लोगों के साथ क्या किया इसने डील कर लिया, ठीक है। मतलब चारों ओर युद्ध का माहौल है, गर्मा गर्मी तैयार है। शीत युद्ध के कारण के सामने एक सेकंड शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाना खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नौ स्वतंत्र देशों की जो चिंता थी वो कहीं अपने देश की आज़ादी को पाने के साथ साथ खो न बैठे, ठीक है। मतलब जो अभी हाल फिलहाल में देश आज़ाद हुए, जैसे हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ था, अब पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश, ये सब जो आसपास के जो देश थे एशिया के, चाइना था, तुर्की था, ये सब जो देश थे आसपास के, ये सब क्या अभी हाल फिलहाल में ही आज़ाद हुए थे। तो हाल फिलहाल में इनको आज़ाद होने के बाद तुरंत देश में फिर विश्व युद्ध का दौर बन रहा था। शीत युद्ध तो चल रहा था लेकिन विश्व युद्ध का जो दौर बन रहा था, तो उस टाइम तुम्हारा फिर विश्व युद्ध का जब दौर बन रहा था तो अमीर लोग को फिर चिंता सताने लगी कि अभी तो आज़ाद होकर निकले हैं, फिर लगता है गुलाम मत बन जाए, ठीक है। गठबंधन में भेद पैदा हुआ, बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी, और गठबंधन जो हो गया तो फिर उसमें भेद पैदा हो गया और बहुत जल्दी उनमें दरार पड़ गई। साम्यवादी चीन की इधर कह रहे ओ साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने अब ना अनबम यहाँ पे, हाँ, अरे लगा अनबम हो गई, और सन 1969 में इन दोनों के बीच भूभाग का आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। किसके बीच बाबू, तो ये तुम्हारा किसके किसके बीच हुआ था विभाग का लेकर के छोटा सा युद्ध, तो ये तुम्हारा हुआ था सोवियत संघ और चीन के बीच, ठीक है। चलो इस दौर का महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन के नव स्वतंत्रता राष्ट्रों के दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया, ठीक है। यह आपका सवाल, आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि
आखिर महाशक्तियों को अपने गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बात बताओ, आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतना युद्ध हुआ, इतना कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो महाशक्तियों को अपने जिसके साथ दिक्कत है उसके साथ फाइट फाइट जाके खुदे कर लो, खुदे जाके लड़ लो। लेकिन गुट बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है गैंग बनाने का? ये क्वेश्चन आपका आ रहा है ना। आखिर अपने परमाणु हथियार एवं अस्थायी सेना के बूते महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों को की साझी शक्ति को भी उनसे मुकाबला नहीं था। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो महाशक्तिय देश थे जैसे तुम्हारा अमेरिका और सोवियत संघ था, उनके पास इतनी ताकत थी कि उनके साथ क्या नहीं, तो उनके साथ यूरोप का अधिकांश छोटे बड़े देश और बहुत से अफ्रीका, एशिया के बहुत से ऐसे देश है जो उनसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इतने वो पावरफुल थे। फिर भी उनको गुट बनाने की आवश्यकता थी। तो इसका, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इन देशों ने निम्न कारणों से महाशक्तियों के साथ महाशक्तियां अपने साथ क्या बनाई, गुट बनाई। तो कारण क्या क्या है इसको देखते हैं हम। सबसे पहला नंबर क्या है तुम्हारा? सबसे पहला नंबर है तुम्हारा संसाधन। जैसे तेल और खदान और तेल खनिज खदान जो भी हैं, ये तुम्हारे जो संसाधन है, ये तुम्हारे केवल एक देश के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं होता है। ठीक है, जैसे सऊदी अरब से तुम्हारा तेल आता है, ठीक है, खनिज आता है, बहुत से ऐसे चीज़ आते हैं। तो इसे ऐसे अलग अलग देश से उनके पास जो जो खजाना थे उनको पाने के लिए ये लोग क्या किए, एक दूसरे के साथ गुट बनाए। ठीक है, भू क्षेत्र, देखो अब कितना भी बड़ा तुम्हारा शक्तिशाली देश हो जाएगा, उसके पास भूभाग है वो सीमित है ना, है कि ज़्यादा है उसके पास। तो भू क्षेत्र अगर दूसरी जगह से युद्ध हुआ तो वहां पर अपनी सेना रख के वहां पर सेना से युद्ध करवाना वो कहाँ से संभव हो पाएगा? तो भू क्षेत्र रहेगा तभी ना। सैनिक के ठिकाने, यही चीज, जब सैनिकों को रहने के लिए प्लेस होगा तभी तो जाके युद्ध कर पाएंगे। आर्थिक मदद, अगर कोई देश तुम्हारे साथ है तो तुमको क्या आर्थिक रूप से मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इसीलिए ये सब तुम्हारे क्या हो रहे थे, तो ये सब तुम्हारे मतलब ये गुट बनाने की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, यही कारण थे जो छोटे बड़े देश थे उन महाशक्तियों के बीच जो गुट बनाने की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, अब चलो, गुट में शामिल हो रहे देश के आधार पर वे सोच, कहा गया है, वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद और साम्यवाद समाजवाद से कहीं बेहतर है। ठीक है, उदारवादी जो लोकतंत्र और पूंजीवाद है, जो तुम उदारवादी तुम्हारा लोकतंत्र है वो पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद से कहीं बेहतर है। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। ठीक है बाबू, आज का क्लास आप लोग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके बाद है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर जय हिंद।